आता है कि नहीं जवाब देने के, लेकिन नितिन गडकरी जी की जो रेप्यूटेशन है वो ये है कि मस्त मौला आदमी है। सवाल पूछो तो भी खुश, ना पूछो तो भी खुश, और हर हाल में खुश रहने वाले। तो सबसे पहले आपसे पूछूंगी, फर्स्ट टाइम वोटर्स के सामने आज पूछना चाहते हैं कि 370 के पार बीजेपी कैसे जाने वाली है। ये 370 कोई साइंटिफिक नंबर है या चर्चित नंबर है, क्योंकि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था, और 400 पार। कुछ लोग ट्विटर पर भी सवाल पूछ रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, 10 साल में इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में हमने जो काम किया है, एजुकेशन हो, हेल्थ सर्विस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, तो जो अलग अलग लोग हैं उनका अलग अलग सेक्टर से संबंध है। और इसका सबसे बड़ा अच्छा परिणाम यह है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना और मिशन है कि हम जल्दी ही वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। लेकिन क्या इकोनॉमी बढ़ने से वाकई पार्टी की सीट्स भी बढ़ जाती हैं? देखिए, ये जो लड़के हैं पढ़े लिखे हैं, और मैं अक्सर 2 चीजें बहुत बार बोलता हूं कि नॉलेज सबसे बड़ी पावर है। तो मेरा विश्वास है कि ये सब लोग भविष्य में नॉलेज के लिए काम कर रहे हैं, और इनको ये लगता है कि हमारे शासन काल में चाहे इंजीनियरिंग हो, रिसर्च हो, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और ये सब उसी के द्योतक है, और इसको फैसिलिटेट करने वाली हमारी सरकार है। इसलिए यंग जनरेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च के कारण पूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उनका 90% वोट हमको ही मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि इस देश में किसी को नौकरी नहीं मिल रही, इस देश में कास्ट सेंसस नहीं हो रहा, इस देश में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपका क्या विचार है? राहुल गांधी के क्रिटिसिज्म में कोई तथ्य है? देखिए, अपोजिशन पार्टी जो होती है उनका काम यही होता है, जैसे हिंदी पिक्चर में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, कैरेक्टर एक्टर होता है। वो विलन का रोल ही ऐसा होता है कि उसको पैसे इसीलिए मिलते हैं कि वो विलन का काम करता है। तो जो अपोजिशन पार्टी में होता है, वो अगर कहेगा कि रूलिंग पार्टी ने अच्छा काम किया उसको पढ़ते हुए भी, तो उसका दुकान नहीं चलेगा। तो उसको स्वाभाविक रूप से हमारे विरोध में ही बोलना पड़ता है, इसलिए वो बोल रहे हैं। इससे ज्यादा कोई बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता ऐसा मुझे नहीं लगता। तो आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विलन होती हैं? विलन नहीं कह रहा हूं मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जिस प्रकार का कैरेक्टर मिलता है उस प्रकार का रोल होता है। अभी जैसे मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो मैं असेंबली में विरोध में बोलता था। अगर एक आधी जगह पर मैं सरकार का अभिनंदन करता था कि ने अच्छा काम किया, तो तुरंत मीडिया में छप के आता था कि अपोजिशन को रूलिंग पार्टी ने मैनेज किया। तो सब लोग चाहते कि विपक्ष में जो होगा वो उसने विरोध करना चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। वो इधर लाल बेंच होते हैं, तो वो जो विरोधी पक्ष के बेंच होते हैं उसमें लोग चिल्लाते हैं। जब मंत्री बन जाते हैं तो वही समझदारी की बात करते हैं। तो दोष व्यक्तियों का नहीं होता, दोष चेयर्स का होता है। जहां बैठता है वैसी बात करता है। तो दोष अगर चेयर्स का है, तो आप मानते हैं कि आज सबसे ताजा और गर्मा गर्म खबर जो है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो खुलासा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिस्ट दी है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे डाल दी है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा कि कुछ तथ्य दिए नहीं गए स्टेट बैंक द्वारा। नंबर्स जो हैं, जो एक यूनिक बॉन्ड के नंबर्स होने चाहिए, वो प्रोवाइड नहीं किए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन लिया है इस बात का। विपक्ष का कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो सबसे बड़ा स्कैम है इंडिपेंडेंट इंडिया का। आप क्या जवाब देंगे? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने इस आइडिया को तैयार किया था
और उस समय ये था कि पॉलिटिकल पार्टी का तो पैसा लगता ही है। अच्छा, अगर वो आइडेंटिफाई होता है तो उनका नुकसान भी होता है। तो उस समय उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अनुसार ये आया था। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी ये लोकतंत्र में आवश्यकता है। और ये सच्चाई है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। आप कहीं भी जाइए, आप ये कार्यक्रम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा तो लगता ही है। तो स्वाभाविक रूप से जनता पॉलिटिकल पार्टी को मदद करती है। उसको कानूनी स्वरूप देकर ये बनाया है। उस समय मुझे तो लगता है कि ये पूरी ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से हुआ है। पर इस मैटर इज सब जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट, सो इट विल नॉट बी मोर अप्रोप्रिएट टू मेक मोर कमेंट्स ऑन इट। पर इसके बाद भी कोर्ट जो निर्णय करेगी उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। कोर्ट ने तो निर्णय कर दिया है कि सरकार छुपाना चाहती थी और हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, यानी कि सरकार छुपा क्या रही थी, सवाल इस पर है। नहीं, कोई सरकार ने कुछ छुपाया नहीं है। जो कानून जैसे बना था, जो पॉलिसी बनी थी, उसके अनुसार ही बॉन्ड्स किए थे, उसी प्रकार से लोगों ने जमा किए थे। तो ये सरकारी नियमों के अधीन होकर ही एक सब हुआ था। सरकार ने कोई बात छुपाने की कोशिश ना कल भी की थी ना आज भी की है। आज भी बहुत सी जो रेवलेशंस हैं सामने आए हैं, उसमें ये आया है कि पूरी लिस्ट नहीं दी है, अभी भी 2,500 करोड़ का हिसाब किताब स्टेट बैंक ने दिया नहीं है। और दूसरी बात कि उन्होंने बॉन्ड्स के नंबर छुपाए हैं। ये छुपाने के पीछे सरकार की कुछ मंशा रही होगी, ऐसा विपक्ष का कहना है। आप छुपा क्या रहे हैं, खास करके जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ जनता के साथ साझा करने के लिए कहा है? देखिए, मैटर सब जुडिस है, अभी तक अंतिम निर्णय आया नहीं है। और जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक किसी प्रकार का इन्फ्रेंस निकलना कानून के दृष्टि से भी उचित नहीं होता है। मुझे लगता है अभी कोई भी कमेंट्स करने के बजाय लेट अस वेट फॉर द डिसीजन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में डिसीजन आने के बाद जो कमेंट्स करना वो लोग करें। और मैटर सब जुडिस होने के बाद अब अधूरे सिस्टम अभी प्रोसेस में है, अभी ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा, ऐसा मेरा मत है। लेकिन गडकरी जी, आरोप ये लगाया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनकम टैक्स की रेड्स होती हैं, बल्कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तो एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट कहा गया है, और लिंक्स बनाए जा रहे हैं कि रेड होती है उसके बाद डोनेशन होती है, रेड होती है डोनेशन होता है। क्या इन दोनों के बीच का जो लिंकेज है ये सरकार को जनता के सामने रखना नहीं चाहिए? नंबर 1। और नंबर 2, सवाल जो जनता उठा रही है कि आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत राज्यों में है, लेकिन आपको 600 गुना ज्यादा, 600% ज्यादा डोनेशन मिले, इसमें दाल में कुछ काला नहीं है? नहीं, मुझे लगता है जो मिला वो बैंक के द्वारा मिला है, और इसलिए सभी बातें ट्रांसपेरेंसी से लोगों के सामने है और सिस्टम में भी है, और कोर्ट अब इसके ऊपर निर्णय कर रहा है। वी शुड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। और जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं होता तो इनिशियल लेवल पर कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस निकाल के किसी प्रकार का चार्ज लगाना उचित नहीं होगा। हमारा जितनी प्रकार की बातें आपने कही उससे मैं सहमत नहीं हूँ, ना ऐसी कोई बात हमारी सरकार ने की है, ना करने का कोई सवाल उठता है। आपका भी एक साउंड बाइट है, आपने एक कंपनी मेगा इंजीनियरिंग की तारीफ की थी, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी गए, कुछ टनल बनाने के, कुछ ट्रेन्स बनाने के, ट्रेन के ब्रिज बनाने के। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए डोनेशन में दिए हैं। किस पार्टी को दिए ये निकल कर तो नहीं आया, लेकिन 966। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आपने स्वयं तारीफ की थी और पार्लियामेंट में तारीफ की थी ऐसी कंपनी की, तो लोग लिंकेजेस भी बना रहे हैं। और मैं ये आपका ही साउंड बाइट पार्लियामेंट से यहाँ सबके सामने और आपको भी याद दिलवाने के लिए मैं मान्य करता हूँ ना, मैंने तारीफ की। आज को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कंपटीशन हुई, और हैदराबाद की एक मेगा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब
इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखाया। पहली बात आप समझिए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, पर आपको समझना होगा कि ये कारगिल के नीचे जो झोजिला टनल है उसका 4 बार टेंडर हुआ और कैबिनेट में इसका अप्रूवल 12,000 करोड़ को रूप मिला था। एक साल दिल्ली के एसोसिएम करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ बैठकर मैं खुद उसमें पार्ट था। हमने टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार किया और जब टेंडर निकाला तो 5-6 पार्टियों ने टेंडर भरा, ई टेंडर था और उस टेंडर में सबसे लोवेस्ट टेंडर जो हुआ ट्रांसपेरेंसी के साथ वो मेधा इंजीनियरिंग को मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब 70% काम पूरा हुआ है और जो काम 12,000 करोड़ का था वो 6,000 करोड़ रुपए में करके हमने देश के 6,000 करोड़ बचाए। और आप अगर कारगिल में जाओगी और कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर टनल कारगिल पहाड़ी के नीचे बनाई है, टनल यानी स्टेट ऑफ आर्ट टनल है और इसलिए उसका और इसका कोई संबंध नहीं। ना मैंने मेगा इंजीनियरिंग से, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम दे चुका हूँ अभी तक 10 साल में। एक भी कोई चुपचाप भी मुझे बता दे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरा कोई 25,000 50,000 अनेक कॉन्ट्रैक्टर काम कर, मुझे नाम तक मालूम नहीं उनके, और कोई हमारे पास आना पड़ा उसको तो मैं आप बोलो सजा भुगत लूंगा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। रही बात ये दोनों को जोड़ने का कोई कारण नहीं है। ये जो मेगा इंजीनियरिंग है यो ऑयल एंड गैस में काम करते हैं, रिफाइनरी का काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, देश के 7-8 देशों में काम करते हैं। जो मैंने पार्लियामेंट में तारीफ की थी वो झोजिला टनल की थी। क्यों की थी कि वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है और वहाँ मैं गया था, वहाँ ऐसी स्थिति है कि खड़ा नहीं हो सकता कोई, और ऐसे कठिनाइयों में 75% काम पूरा हुआ है और आने वाले 4-5 महीने में यह टनल खुल जाएगी। हम जो कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसमें ये एक टनल है जिसके कारण यह ऐतिहासिक हुआ, इसके बाद में पाकिस्तान है और पूरे रोड पर आप कभी जाओगे देखने के लिए, इट्स ए प्राइड फॉर द कंट्री। और टनल भी अच्छी है और वो काम भी अच्छा हुआ और ये प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व मैंने पार्लियामेंट में बताया। और ये काम अच्छा होने का संबंध उस कंपनी का और बाकी बातों का नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में बात है, वो जो चलेगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि काम पर आपको बोलने का हक है, आपने काम परखा है और इसका डोनेशन से कुछ लेना देना नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आज आप मेरी इंटरव्यू ले रही और कल मैंने कहा कि आपने मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया और कल योगायोग से कोई आपके कंपनी पर कोई इंक्वायरी हो गई तो मुझे पूछेंगे तुमने ऐसा क्यों कहा, तो ये तो योगायोग होता है। यानी मैं आपका ऐसा होगा नहीं ना, मैं ये कह तो ये योगायोग है। मेरी कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाएगी नहीं। पर अब कंपनी जो मीडिया की कंपनी हो सकती है। देखो प्रॉब्लम यह है कि अगर एक कोई शेफ अच्छा का बना रहा है कुछ तो अच्छा है, पर वो शेफ अगर जाके कहीं रात को दारू पीकर पकड़ा गया पुलिस में, आपने उस शेफ को अच्छा क्यों कहा, वो पकड़ा गया। अब ये योगायोग है। अब ऐसा अनेक बार हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्टर और झोजिला टनल ये अच्छी है, देश का अभिमान है। 6,000 करोड़ के भारत के जनता के पैसे हमने बजाए और क्वालिटी और उसकी जो बनी है डिजाइनिंग वो अपने आप में वर्ल्ड का बेस्ट है। आप जरूर देखने के लिए जाइए। उसकी तारीफ मैंने की और निश्चित रूप से मुझे उसका अभिमान है और यही बात मैंने पार्लियामेंट में कही, उसके ऊपर मुझे कोई पछतावा नहीं है। बहुत बड़ी बात कही नितिन गडकरी जी ने और मैं यहाँ बैठी जनता पब्लिक जो है उनसे पूछना चाहूंगी, कन्विंस्ड है, भरोसा दिला पा रहे हैं? क्योंकि चुनाव का समय नेता को जनता को भरोसा दिलवाना होता है। क्या आप नितिन गडकरी जी के साथ सहमत हैं? किसी का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। सर मेरा क्वेश्चन था, जो एनएमसी में डिफरेंट सेक्शंस हैं जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर उसमें कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? हमें सर ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज के, अगर बाहर वाला सीमेंट का रोड देखें या पीछे वाला रोड जहाँ से मैं घर से कॉलेज आता हूँ यहाँ पे,
सर उसको पहले रोड को बनाया, अब उसको फोड़ के रखा है, उधर पाइपलाइन बिछा रहे हैं कुछ तो, एंड उसको अब वापस बनाएंगे, तो उसमें डबल मनी वेस्ट होता है टैक्स पेयर्स का, और टाइम भी ज़्यादा लगता है। उससे अच्छा दूसरा कहीं काम हो। बहुत बढ़िया सवाल। पहली बात तो ऐसी है कि आपके कॉलेज के सामने जो रोड है वो NHAI का नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है। दूसरी बात यह है कि MLA समीर मेघे के कहने पर मैंने सेंट्रल रोड फंड से ये रोड कंक्रीट का बनाया। दूसरी बात, इसको पूरा पैसा मैंने दिया, और फिर ये रोड को शायद पुलिस कैंप पे जयताला तक वहां तक लेके गए हैं, और बाद में अंदर में भी कंक्रीट रोड बनाया। फिर आपके कॉलेज की कंपाउंड वॉल से इधर भी एक रोड जाता है, वो तो मैं बीच में वहां आया था। तो अब परिस्थिति ऐसे कि कुछ बातें करने में कुछ दिक्कतें आती है, पॉलिटिकली भी आती है, पर आज वो रोड अच्छा है, बरसात में पानी नहीं है। और फिर इतनी एजेंसी हमारी सिस्टम में है कि उसमें इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि हम रोड कंक्रीट का बनाते हैं तो पानी वाले देखते रहते, कब बनता, वो तुरंत तोड़ने के लिए आते, पाइपलाइन डालने। फिर वो बताया तो टेलीफोन वाले आते हैं, टेलीफोन वालों का रोड अच्छा किया तो इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं। तो ये गति शक्ति में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन काफी कुछ हुआ है, पर और ज्यादा होने की आवश्यकता है। बहुत सही कहा आपने। कुछ सवाल ट्विटर पर भी आपके लिए आ रहे हैं। सार्थक त्यागी का सहारनपुर से सवाल है। मेरा सवाल यह है कि जिस मेगा इंजीनियरिंग की तारीफ आपने सदन में की थी, वही कंपनी आपकी पार्टी को ढेर सारा चंदा देती है और काम लेती है। कहीं ये चंदे के बदले काम का कोई फॉर्मूला तो नहीं? आप इसका जवाब दे चुके हैं। श्रीधर रामास्वामी का ट्विटर पर सवाल है, बता सकते हैं कि बॉन्ड में चंदा देने वालों में पाकिस्तानी कंपनी का नाम क्यों है? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है किसने चंदा दिया और क्या दिया है, और मेरा इस विषय से डायरेक्ट इनडायरेक्टली कोई संबंध भी नहीं है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पार्टी को बहुत लोग चंदा देते हैं। आप में से कोई, बहुत से लोग एक आधे बार एक मेंबर भी होंगे। अब इनमें से कोई व्यक्ति अगर रेड सिग्नल को वायलेट करता है और उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो ये योगायोग है, उसको इसके साथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे इस बारे में एक्चुअली जानकारी नहीं है, क्योंकि ये, पर एक बात मैं पक्की बताता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट में जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, हर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ ई टेंडर निकाल कर दिया है। 10 साल में मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए, एक भी काम ई टेंडर के बिना नहीं किया है, और जो लोवेस्ट आया है उसी को काम दिया है। एक भी केस आप निकाल लीजिए, आप निकालिए या दुनिया निकाल ले, मैं तैयार हूं। एक भी गलती होगी तो जो सजा है वो स्वीकारने के लिए तैयार हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्वालिटी कॉन्शियस है, और इसके साथ हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गडकरी जी, इसलिए शायद विपक्ष भी आपसे बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि गडकरी जैसा नेता बीजेपी में शायद नहीं होना चाहिए, किसी और पार्टी में आ जाना चाहिए। आपके बल्कि टिकट की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तब तक खलबली थी। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आप महाविकास आघाड़ी से आकर लड़ लें, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जितवाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि गडकरी जी अच्छे नेता हैं। जब विपक्ष आपकी तारीफ करने लगता है तो कहीं डर तो नहीं लगता कि ये क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, ये क्या उजागर करता है कि आप अपनी ही पार्टी में थोड़े से खींचे तने अनकंफर्टेबल हैं? नहीं, ये सब मनोकल्पित है। पहली बात तो ऐसी है कि जो लोग मुझे जानते हैं, अब नागपुर में मुझे 2-2, 3-3 हजार लोग मिलते हैं, और मैंने 4 बातें, मैं जातीयवाद और सांप्रदायिकता नहीं पालता। मैंने मजाक में कहा अभी पब्लिक मीटिंग में कि सब मेरा परिवार है। जो सही काम है वो सबका होगा, गलत काम अपने का नहीं होगा। और मैंने ये कहा कि जात पात की बात करोगे तो मैं ठोक दूंगा। मैं आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और मैं जो सही काम होता है वो सबका करता हूं। मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, मेरा कन्विक्शन साफ है। मैं इमरजेंसी के खिलाफ राजनीति में आया हूं। मैंने अपनी आइडियोलॉजी कभी छुपाई नहीं। इट इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन टू मी। पर इसके बाद ये आश्चर्य है कि पार्लियामेंट में मुझे स्पीकर साहब ने बताया कि ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बन गया है
कि मेरे डिपार्टमेंट के डिमांड पर 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने विचार रखे और उसमें लगभग हमारे अपोनेंट थे। हर व्यक्ति ने, ओवैसी से लेकर सब ने मेरा अभिनंदन किया और मुझे धन्यवाद दिया। तो मैंने मेरे भाषण में पार्लियामेंट में कहा था कि मैं बीजेपी वाला हूं, मैं आरएसएस वाला हूं, मैंने अपनी विचारधारा कभी छुपाई नहीं है। आप मेरे विचारधारा के विरोध में हो तो भी आप मेरी तारीफ कर रहे हो, इसमें मुझे खुशी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और लोकतंत्र में भी जो नियमों के अधीन होकर सही काम है वो सबका होना चाहिए और गलत काम अपने का भी नहीं करना चाहिए। अब नागपुर में लगभग, मैं अभी चुनाव में हूं, तो मेरे को ऑल पार्टी सपोर्ट है। मेरे पास एक करेज है कि मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको मैं उचित लगा तो मुझे वोट दो। अब इस साल चुनाव में मैंने तय किया मैं कटआउट लगाऊंगा नहीं, पोस्टर लगाऊंगा नहीं, मैं चाय पानी भी नहीं पिलाएंगे। ना ही पिलाऊंगा। नहीं, चाय पानी तो मैं, मेरे घर में तो लोग आते रहते और खाते पीते, वो हमारा कल्चर है। पर मैं चुनाव वोट देने के लिए किसी को कोई ऑफर नहीं करूंगा। जात पात की बात मेरे पास करेगा तो मैं ठोक देता हूं उसको। मैं कहता हूं पूरा शहर, पूरे तो राहुल गांधी को ठोक देंगे क्या? क्यों? तो रोज जात पात की बात करते हैं, कास्ट सेंस। वो काम जनता करेगी, मुझे करने की जरूरत नहीं है। मैं एक साउंड बाइट भी सुनाना चाहती हूँ। जब आपको कांग्रेस पार्टी में इनवाइट किया तो आपने क्या कहा, ये तब तक गडकरी जी का ये साउंड बाइट भी सुना। म्हणजे नितीन तुला एक गोष्ट सांगतो, यू आर अ व्हेरी गुड मटेरियल. तू खूप चांगला माणूस, कार्यकर्ता आणि नेता आहेस, पण तू चुकीच्या माणसामध्ये, चुकीच्या पार्टीत आहे. तू जर काँग्रेसमध्ये आला तर तुझं भविष्य खूप उज्ज्वल आहे. म्हणलं डॉक्टर तुम्ही म्हटलं याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे. मी वेळ प्रसंगी वेळ पडला तर विहिरीत जीव देईन, पण मी काँग्रेसमध्ये कधी येणार नाही. ये नितीन तुला एक गोष्ट, ऐसी क्या एलर्जी है कांग्रेस से? नहीं नहीं ऐसा नहीं है. ये डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके थे और आपको ये लड़कों को शायद पता, मैं सबसे स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का और मैं छात्र संघ के अध्यक्ष. मेरा जीवन की शुरुआत ही स्टूडेंट लीडर करके हुई. तो उस समय हमारे पार्टी का भी भविष्य अच्छा नहीं था. मैं इमरजेंसी के खिलाफ राजनीति में आया. हमारे अटल जी अडवाणी सब तो हम दो हमारे दो ऐसा लोग कहते थे. पार्टी का भविष्य अच्छा नहीं था. तो मुझे एक बार डॉक्टर श्रीकांत जिचकार मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत विद्वान थे, वो अच्छे व्यक्ति थे. वो बोले यू आर ए गुड मटेरियल बट इन रॉन्ग पार्टी. इस पार्टी को बोले नितिन भविष्य नहीं है, तुम कांग्रेस में आओ. माई कन्विक्शन ये मेरे लिए सर्वोपरि है और मैं आज भी, मेरी पार्टी, मेरे सिद्धांत, मेरी नीतियां, मेरी कमिटमेंट, मेरी वैल्यूज, चाहे जीत हो चाहे हार हो, चाहे जनता का साथ हो जहां विरोध हो, चाहे समर्थन हो चाहे लोग मुझे हरा दे, मैं अपने सिद्धांतों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने कन्विक्शन के साथ मैं चलते रहूंगा. बेसिक चीजों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. मैं ये भी बात बताई थी कि विचार भिन्नता ये समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये समस्या है. मतभेद होने चाहिए पर मनभेद नहीं होने चाहिए, अटल जी ने कहा. बहुत बड़ी बात, विचार भिन्नता होनी चाहिए, विचार शून्यता नहीं. इसके ऊपर मैं एक गीत सुनाया था कि आजकल जो चलता है, जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग. ये अच्छी बात नहीं है. चाहे जीत हो चाहे हार हो, सत्ता हो चाहे विरोध हो, अपनी बात को रखकर चलते रहना चाहिए. वी आर नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट. ये नहीं होना चाहिए. बहुत बहुत अच्छा कहा आपने. सवाल पूछ रही हैं वहां. जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए. नमस्कार सर, मेरा नाम तनीषा है. सर पहले तो थैंक यू, आपने महाराष्ट्र में बहुत डेवलपमेंट किया है जिसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का भी बहुत सपोर्ट है आपको. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी डिक्टेटर है, लाइक ध्रुव राठी. तो सर आपने उनके साथ काम किया है, मोदी जी के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आपका क्या थॉट है इस चीज पर? नहीं, वो बहुत परिश्रमी है, 18 घंटे काम करते हैं, स्ट्रांग कन्विक्शन के हैं और देश और समाज के प्रति समर्पित है और उनकी अपना एक वेल डिसिप्लिन सिस्टम है. और आज उन्होंने 10 साल में जो काम किया
वो जनता के सामने है और मेरा उनसे काफ़ी अच्छा संबंध है। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो काफ़ी बार सब बातों की चर्चा होती है। डिक्टेटर होने के कोई उनमें नजर आते हैं? नहीं, वो तो सब कैबिनेट में सबको पूछते हैं, चर्चा करते हैं। अनेक बार हम अपनी बात रखते हुए उनके मतों के विरोध में होती है, उसको सुनते हैं। ऐसी बात तो नहीं है। नहीं है तो आप पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्यों नहीं है? लोग समझते हैं और ये अक्सर चर्चा होती है कि कुछ तो 36 का आंकड़ा है कि गडकरी जी अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं है, जबकि आप एक पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के, परफॉर्मिंग सीनियर मिनिस्टर हैं। और मैं फिर से कहती हूं कि जब तक आपकी नाम की घोषणा नहीं हुई थी, अटकलें भी लग रही थी इस बार शायद टिकट कट जाएगा। ये क्या होता है, ये गॉसिप चलता है। पहली बात तो ऐसी है कि महाराष्ट्र की जो लिस्ट थी उसमें 3 पार्टनर हैं, हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, उनमें बैठकर बार बार चर्चा हो रही थी। तो पद्धति ऐसी होती है कि महाराष्ट्र की टीम पहले दिल्ली जाती है और दिल्ली में बात होती है, पर बीजेपी की टीम महाराष्ट्र की जाने के पहले ही महाराष्ट्र में ये 3 पार्टी और बीजेपी का जो अलायंस है उसमें यूनानिमिटी नहीं हो पाई, वो चर्चा ही चल रही थी। तो महाराष्ट्र की लिस्ट ही दिल्ली नहीं गई, तो लिस्ट गए बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम कैसे फाइनल होगा? तो महाराष्ट्र की लिस्ट में मेरा नाम था, इसलिए वो एक टेक्निकल रीजन है कि बाद में नाम आया। अब लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ गलत अर्थ लगाकर कुछ लगते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ऑफर किया कि मेरा नाम कट रहा है, मेरा नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि कार्यकर्ता वो हूँ जो बीजेपी के और आरएसएस के कन्विक्शन के साथ काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मंत्री पूर्व मंत्री बनता है, एमएलए पूर्व एमएलए बनता है, एमपी पूर्व एमपी बनता है, पर कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं बनता। एंड पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और मैंने जीवन में कभी मेरा पोस्टर नहीं लगाया, ना एडवर्टाइजमेंट छपाई, और छपाना भी नहीं मेरे को। मेरा अपने काम पर विश्वास से मैं काम करता हूँ। मैं बीजेपी का अध्यक्ष बना, मुझे पता नहीं था। आप शायद होगी, उस समय मैं पहली बार दिल्ली आया था, हाफ शर्ट और एक स्वेटर पहन के। मेरे पास कोट ही नहीं था क्योंकि मैं कोट पहनता नहीं था, और दिल्ली में उस समय करीब 2 डिग्री वगैरह टेम्परेचर आ गया था। तो मैंने देखा और मैं ऐसा बैठा था, तो फिर रविशंकर प्रसाद ने कहा सब कोट पहन के। तब मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, अभी मैं बहुत कम हूँ, 135 kg था, अभी मैं 90 हूँ, 45 किलो मेरा वजन कम हुआ। तो एक सिक्योरिटी गार्ड था मोटा सा, उसका कोट पहनकर मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रात को फिर मैं गया था। तो मैंने कुछ मांगा नहीं, जो मिला वो मैंने काम किया है। कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना ये पार्टी का अध्यक्ष का और निर्णय है। मैं जहाँ हूँ अपना काम करते रहता हूँ, मेरी किसी के बारे में कोई तकरार नहीं। मैं कुछ विजुअल्स दिखानी चाहती हूँ, ये रायपुर के हैं। एक इनॉग्रेशन था किसी प्रोजेक्ट का जिसमें चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के और आप भी थे, और ये आपने शॉल पहनाया और आपके और मोदी जी के बीच में कुछ बात हुई और फिर मोदी जी ठहाके मारकर हंसे, आपने उनका हाथ पकड़ा और सर को लगाया। क्या बातचीत हुई आपके बीच में? बातचीत तो परसों भी हुई द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे। अब उसके फोटो नहीं है? नहीं, उसके भी फोटो उसको फोटो है, पर ऐसे वाले नहीं है कि हाथ पकड़ के सोशल सर को मीडिया लगा। में एक्सप्रेशंस क्या है इसके ऊपर भी लोग टिप्पणी करते हैं। नहीं, अब उन्होंने उस दिन मुझे पूछा कि ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, ये जो बना है, ये टोटल इसके कितना किलोमीटर है? क्योंकि वो बीच में सीएजी ने ऑब्जेक्ट 27 किलोमीटर ऑफिशियली है, पर सिंगल लेन के हिसाब से 265 किलोमीटर है। 4 लेन है, टनल्स है, ब्रिजेस है, आरओबी है। तो फिर मैंने उनको कहा कि इसमें 20% कॉस्ट भी कम हुई है, तो वो उन्होंने उसकी जानकारी मुझे पूछी थी, तो मैंने उनको बताया। तो शाबाशी दी, आपने हाथ सर पर लगाया। एक नहीं, कोई हंसी विनोद की बात होती होंगी, काफ़ी जब भी बात होती है तो बहुत मुझे मेरे कभी खाने के ऊपर वो बोलते हैं कि भाई हम लोग कैबिनेट में बैठते थे, तो अरुण जेटली और मैं, हमारे यहाँ काजू और वो बादाम रहता था, तो अरुण जेटली और मैं, हमारी जो डिशेस थी वो जल्दी खाली हो जाती थी, तो वो बोलते थे यार 2-2 डिशेस रखो इनके लिए। ऐसी भी हंसी मजाक कभी होती रहती है।
आप संघ से मिलते रहते हैं, संघ का कुछ ऐसा एजेंडा बाकी है जो अभी बीजेपी सरकार को इम्प्लीमेंट करना है? मैं संघ का प्रवक्ता थोड़ी हूँ कि उनका एजेंडा, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। आप उनके साथ अन्याय करते हो, उनका अलग एजेंडा रहता है, उनके कल्चरल और बाकी नेशनलिटी और बाकी के प्रोग्राम होते हैं। संघ बीजेपी को कभी डायरेक्ट नहीं करती और इसलिए संघ एक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। मैं आपसे महाराष्ट्र का भी सवाल पूछती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र आपके रग रग में है। महाराष्ट्र में आपको ऐसे नहीं लगता कि कार्यकर्ता से ज्यादा नेता हो गए हैं? क्योंकि जो भी मिल रहा है सबको अपनी पार्टी आपको में आप शायद जो पता नहीं होगा, आजकल नागपुर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट बहुत ज्यादा हुई है। मैं आजकल मुंबई में जाना ही नहीं होता मेरा। मुंबई नहीं जाते? नहीं, कोई प्रोग्राम के जाता हूँ, दोपहर को जाता हूँ, शाम को निकल जाता हूँ। तो यानी कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे से मुलाकात नहीं होती? नहीं, उधर सबसे अभी अजीत पवार नागपुर आए, मेरे घर पर आए थे, एकनाथ शिंदे मिलते हैं, देवेंद्र जी कल ही रात को। आइडियोलॉजी का क्या होगा? हाँ, आइडियोलॉजी का क्या होगा? अभी देखिए महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो महाराष्ट्र की टीम में देवेंद्र जी नेता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है पर गलत व्यक्ति को है। आज जैसे मेरा इंटरव्यू लिया, एक उनका भी ले लो और उनसे बात कर लो। यानी कि आप सहमत नहीं हैं, अनकंफर्टेबल हैं? आपके जवाब से तो यूं लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हैं जो डेवलपमेंट्स पार्टी। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। हर पार्टी में, जब मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, उसके पहले मंत्री था, फिर महाराष्ट्र के पार्टी का अध्यक्ष था, फिर ऑल इंडिया पार्टी का अध्यक्ष बना, अब मैं केंद्र में मंत्री हूँ। तो जो मेरा रोल है वहाँ मेरा कार्य, मेरा कर्तव्य और मेरी जिम्मेदारी एक्सप्लेन किया है। मैं अपना काम करते रहता हूँ जो मुझे मिला है। मैं पूछना चाहती हूँ और जनता भी जानना चाहती है कि CAA जैसा मुद्दा चुनाव से पहले क्यों? 4 साल पहले लॉ पास होता है, 4 साल बाद नोटिफिकेशन रूल्स का आता है। क्या ये पोलराइजेशन के लिए किया गया है चुनाव से पहले? ये आज सबसे बड़ा सवाल। देखिए, ये चुनाव के लिए हुआ नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए हुआ है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ थी उसके अनुसार हुआ है। ये किसी को हम डिवाइड करना नहीं चाहते। हम यही कहते हैं कि सभी लोग हम एक ही है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत हम सब सपूत है उसके। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, यही हमारा फीलिंग होता है। उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, तो इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य हमारे मन में नहीं है, ना हम समाज को डिवाइड करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं आप 1.5-2 करोड़ पाकिस्तानी ले आएंगे और क्राइम रेट बढ़ जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, रेप बढ़ जाएंगे। इस तरह के जो सवाल हैं उनका क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है बहुत सी बातों को सुनना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। आप चिंता करें। अब मुझे बताइए कि संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है कि जो लोग, जिनको दुनिया में कोई आधार नहीं, कोई देश नहीं, जैसे यहाँ के सिख है, बौद्ध है, जैन है, हिंदू है, अगर वो पाकिस्तान में रहते और उनको निकाल दिया तो उनका ओरिजिन हिंदुस्तान है, तो उनको यहाँ नागरिकत्व मिलेगा ही। जिनको और देशों में भी नागरिकत्व मिल सकता है वो अलग कैटेगरी है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को इस प्रकार से जोड़ना ठीक नहीं है। आज हमारे देश के लोग पूरे खाड़ी देशों में कितने बड़े प्रमाण पर हमारे लोग हैं, दुबई, दोहा, कतार, अबू धाबी। अब हमारे लोग अमेरिका में कितने हैं, लंदन में कितने हैं। तो एक बात है कि वो हमारे देश के जो लोग हैं, कल अगर लंदन ने उनको निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि इन इसके जो लोग होंगे जिनका ओरिजिन हिंदुस्तान में होगा उनको नागरिकत्व मिलेगा। तो गलत क्या है? मैं आपसे एक रैपिड फायर राउंड करना चाहती हूँ और रैपिड फायर राउंड में आपको जल्दी जवाब देने हैं। 400 पार या 400 से कम? नहीं, निश्चित रूप से 400 पार होंगे। सबसे फेवरेट फिल्म ऑफ ऑल टाइम? मेरी तो बहुत फिल्में फेवरेट है। मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ था तो मैं उनको कह रहा था
कि दीवार मैंने 3 बार देखी, जंजीर 3 बार देखी, तो फाइटिंग के पिक्चर बहुत पसंद है। फाइटिंग की। आजकल मैं वो वीर झरा के, मैंने जो वीर झरा पिक्चर था ना, उसका संगीत है मदन मोहन जी का और गीत है अपने जावेद साहब के जी। और प्रीति जिंटा और शाहरुख खान का। तो प्रीति जिंटा काफी बार दिल्ली आती है तो मुझे मिलती है, तो मैंने वो जो गाने सुने वीर झरा के, वो मदन मोहन जी के संगीत मुझे बहुत पसंद। मैं आजकल यूट्यूब के कारण काफी समय जब मिलता है तो संगीत सुनता हूँ। मैं आज आप तो देश के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आपके वीडियोस के तो बहुत व्यूज आते हैं, पैसा भी आता है यूट्यूब हाँ, पैसा भी आता है जो पैसा आता है मैं डोनेट कर देता हूँ। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति ये इफेक्टिव इक्विपमेंट है। तो मैं मानता हूँ दिस इज पॉलिटिक्स। रोज इसने क्या क्या, उसने क्या क्या, जो आप टीवी पे चलाते, मैं देखता भी नहीं। आई डोंट वेस्ट माय टाइम। तो इसका मतलब चुनाव में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप देखते नहीं दूसरे पार्टी को कितना सीट मिल रहा है? नाम नहीं लेता जी मैं, ना उम्मीदवार का नाम लेता हूँ ना पार्टी का। मैं ये कहता हूँ मैंने क्या किया है। मेरा एक मित्र था, उन्हें बचपन में मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई थी कि 2 रेशा है, एक तुम्हारी और एक दूसरे की है। अगर बड़ी करनी है तो 2 मार्ग है, खुद की बड़ी करो या दूसरे की पूछने का काम करो। मैंने उस दिन तय किया कि मैं अपनी बड़ी करूंगा, दूसरी की पूछने के लफड़े में नहीं पड़ूंगा। तो आपने अपनी बड़ी करके तो बता दिया 400 पार, वो कांग्रेस पार्टी की कितनी छोटी होगी वो भी बता दीजिए। अरे भाई 40 से कम या 40 से ज्यादा? बीजेपी के बारे में बताऊं, मैं कांग्रेस के बारे में मैं क्यों बताऊं? जिसमें दम है वो उतना कर ले, जनता की अदालत में तय होगा। तो आज चुनौती दे दी नितिन गडकरी जी ने, आप देखें जरा किसमें कितना है दम। लास्ट 2 सवाल लेते हैं पब्लिक से। 2 सवाल जी। नमस्कार सर। सर मेरा नाम तेजस संतोष सांगोले है। आपसे 3 सवाल पूछूंगा। 3 नहीं, एक ही पूछिए, समय कम है और जोर से पूछिए। खाना सर, खाया है? हाँ। तो जोर से पूछिए। हिंगना नाका से वाना डोंगरी तक जो भी रोड है, वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है अभी तक ऑन नहीं हुए हैं, वहाँ पे काफी एक्सीडेंट होते हैं। एक बार मेरा ही हो गया। नागपुर के बहुत लोकल सवाल है, स्ट्रीट लाइट, सड़क, तो ये सवाल है। अच्छा सवाल है। आपका सवाल? मेरा सवाल था कि जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अब तो घट गए और कल रात को घटे हैं इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। एलपीजी जो एलपीजी जो गैसेस है वो अब 1000 मिलते हैं। मैं आपको इससे ऊपर भी और फायदे की बात बताता हूँ। और जो डेली यूज के जो मैं सामान भी दिल्ली है, में उसके भी इलेक्ट्रिक गाड़ी प्राइसेस यूज करता हूँ, फिर 100% टोयोटो की इनोवा गाड़ी बायो इथेनॉल पर यूज करता हूँ। अब मेरा आप सबको आह्वान है कि अब हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूल है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, इसके आधार पर आप हाइड्रोजन पे काम करिए। अगर आप 20,000 रुपये महीने का पेट्रोल पे कार पे खर्चा करते होंगे तो इलेक्ट्रिक का खर्चा केवल 2,500 रुपये आएगा। राजनीति में परिवारवाद मुद्दा है और बहुत से लोग, आपकी पार्टी का बाकी पार्टियों पर रहता है एक आक्रमण, बेटा फिर बेटे का बेटा, फिर इस तरह से पार्टियां चल रही हैं। पहले अशोक गहलोत, फिर जूनियर गहलोत, पायलट फिर जूनियर पायलट, कमलनाथ फिर जूनियर कमलनाथ। लेकिन लोग कहते हैं आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, पुराने नेताओं के किसी बच्चे का हैं। पुत्र होना गुनाह नहीं है और उसको टिकट मिलना भी गुनाह नहीं है। पर जैसे मेरे पुत्र को टिकट दो इसका आग्रह मैं करूं तो वो मीनिंगलेस है। अब मेरे भी लड़के हैं, मेरा लड़का इसी कॉलेज से इंजीनियर हुआ है और अभी वो पावर प्रोजेक्ट चला था। तो मैंने उस सबको, मेरे लड़के और लड़की को कहा कि मेरे जो कुछ मैंने किया है, एसेट्स क्रिएट हुए वो आपके हैं, कर्जा भी आपका है, एसेट भी आपके हैं, पर मेरी जो राजनीतिक विरासत है इसके ऊपर अधिकार मेरे कार्यकर्ताओं का है, मेरे पार्टी का है, जिनने मुझे बड़ा किया। मेरा लड़का करके एकदम स्टेज पे जाके बैठे और टिकट मांगे, ये नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं, इनके पिताजी एमएलसी थे, उसके बाद मैं बना। मैं, उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उनके पास गया था कि देवेंद्र को राजनीति में
ले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा उससे बात करो। तो वो राजनीति में उनके पिताजी के कारण नहीं है, मेरे कारण आया। मैंने उनको बोला कि इसको राजनीति में लाओ। तो सवाल ये उठता है कि किसी का पुत्र होना गुनाह नहीं है, पर उसने अपनी मेटल को प्रूव करना चाहिए और फिर पब्लिक ने उसको टिकट मांगना चाहिए। गड़बड़ कहाँ हो रही है? जो एस्टेब्लिश पॉलिटिकल लीडर है वो पार्टी को ब्लैकमेल करता है, मेरे लड़के को टिकट दो। दैट इज रॉन्ग। आपकी पार्टी में ऐसा नहीं होता है? नहीं, थोड़ा सा ढीला बोला। जो लोग अच्छे कैपेबल होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, देवेंद्र को मैंने ही लाया पार्टी में, और कोई उसकी कैपेबिलिटी थी, उसके परिवार ने नहीं कहा, उसके पिताजी ने नहीं कहा। और इसमें जो इस प्रकार से आएंगे उसमें कोई अड़चन नहीं है। मैं आपसे आखिरी में एक ही सवाल पूछूंगी। आपके लिए पॉलिटिक्स और चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव गोल क्या है? देखिए, मुझे जो कुछ करना है वो अपने हिसाब से करना है। वेदर यू वांट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। मैं जनता को मानता हूं, मैं जनता का आशीर्वाद मांगता हूं, पर मैं अपने कन्विक्शन के साथ चलूंगा। जो सही होगा वो करूंगा, जो गलत होगा वो नहीं करूंगा। मैं जब मंत्री था पहली बार, तो मैंने कानून बनाया कि जो आदमी आदमी को ढोने का काम करता था, साइकिल रिक्शा या जो बोरा रखकर चलाते थे, मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट लाई। उस समय 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का या खींचने का काम करता था। ये 1 करोड़ लोग मानवीय शोषण से मुक्त हुए हैं और उनको स्वाभिमान और सस्टेनेबल लाइफ मिला है। दैट इज टू बी द बेस्ट अचीवमेंट इन माय लाइफ। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। और नितिन गडकरी जी, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर और मिरेकल मैन आपको कहा जाता है। अब 2024 के चुनाव के बाद क्या बनना चाहेंगे? मैंने कभी सोचा नहीं मैं क्या बनूंगा और क्या बनना चाहता हूँ। मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है और आपको सही में विश्वास नहीं होगा। मैंने एक बार राजस्थान की विधानसभा में एक भाषण दिया था कि नगर सेवक दुखी है क्योंकि वो एमएलए नहीं बना, एमएलए दुखी है क्योंकि वो मंत्री नहीं बना, मंत्री दुखी है क्योंकि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, अच्छा डिपार्टमेंट मिलने वाला इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना, और मुख्यमंत्री दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे भरोसा नहीं। मैं सपने में भी अपने भविष्य के बारे में सोचता नहीं। यही मेरे सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा आधार है और इसलिए मैं एक कहता हूँ, चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जो काम मिलेगा वो करेंगे। और मुझे आज तक, मैंने बायोडाटा छपाया नहीं, मैं किसी को मिला नहीं, मैं किसी के स्वागत के लिए कभी एयरपोर्ट, अभी तो जाता हूँ प्रोटोकॉल के हिसाब से जाता हूँ, पर मैं कभी कोई काम नहीं, जनता को बोलता हूँ मेरे को स्वागत 40 साल हुए, मेरे स्वागत के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं आता। मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ, पर मैं बोलता था कि कुत्ता भी नहीं आता है मेरे स्वागत के लिए। अब गड़बड़ी हो गई कि मैं Z+ में हूँ, तो मेरे आने के पहले कुत्ता घूमता है क्या? हर व्यक्ति में अच्छाई होती है। मैं युवाओं को कहूंगा, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव मैंने बताया कि मैं बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन तक सबसे मेरी दोस्ती हुई। मैंने कहा जिन लोगों को मैं दूर से बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं जितना बड़ा समझ रहा हूँ उतने बड़े नहीं, वो छोटे हैं। और दूर से जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला ये बहुत बड़े हैं। तो ये अच्छाई और गुणवत्ता, क्वालिटी, इसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है। छोटा भी आदमी क्यों ना, उसकी जो अच्छाई है उसको स्वीकार करो और अपने में लाने की कोशिश करो और पूर्णांक की ओर चलो। और कोई पूर्णांक हो ही नहीं सकता क्योंकि अपूर्णांक ही है सब लोग, पर ये जितना हम कोशिश करेंगे उतना अच्छा बनेंगे। दैट इज द फिलोसफी ऑफ द लाइफ। ये मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। और पब्लिक मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ग्रेट ऑडियंस, ग्रेट फर्स्ट टाइम वोटर्स, आप सबका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।